सीधे केस की बात करते हैं। 2008 का नोएडा डबल मर्डर केस, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था और आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। आज हम इस केस की गहराई में जाएंगे, किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे उन सबूतों, परस्पर विरोधी थ्योरीज और परिस्थितियों पर बात करेंगे जिनके आधार पर हमारी अदालतों से दो बिल्कुल अलग और चौंकाने वाले फैसले सामने आए। आगे बढ़ने से पहले जरा इस कोट पर ध्यान दें। सिर्फ आरुषि और हेमराज की ही जान नहीं गई, फोरेंसिक विज्ञान और पुलिस जांच के प्रोटोकॉल की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। शुरुआती जांच में जो भारी गलतियां हुईं, उन्होंने न्याय की पूरी प्रक्रिया को ही भटका कर रख दिया था। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में समझेंगे। घटना की शुरुआत, पुलिस की शुरुआती गलतियां, सीबीआई की 2 अलग-अलग थ्योरीज, परिस्थितियों पर चला ट्रायल और अंत में हाई कोर्ट का फैसला। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। नोएडा डबल मर्डर की शुरुआती घटना। आखिर L32 जलवायु विहार फ्लैट में उन पहले कुछ दिनों की अराजकता के बीच वास्तव में हुआ क्या था? इस टाइमलाइन को देखिए, कहानी कितनी तेजी से पलटती है। 16 मई को आरुषि मृत पाई जाती है और शक जाता है लापता नौकर हेमराज पर। पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन अगले ही दिन 17 मई को उसी छत पर हेमराज का शव भी मिल जाता है। और फिर महज कुछ दिनों के भीतर 23 मई को शोक मना रहे पिता राजेश तलवार को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर जांच की दिशा इतनी जल्दी कैसे बदल गई? इसका जवाब हमें हमारे दूसरे हिस्से में मिलता है, फोरेंसिक और शुरुआती गलतियां, या इसे यूं कहें, क्राइम सीन की पूरी तरह बर्बादी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुद सीबीआई की टीम का मानना था कि शुरुआती पुलिस लापरवाही की वजह से क्राइम सीन का 90% भौतिक साक्ष्य यानी फिजिकल एविडेंस पूरी तरह नष्ट हो चुका था। 90%! सोचिए, किसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में अगर इतने सबूत शुरुआत में ही गायब हो जाएं, तो केस कैसे सुलझेगा? और ये हुआ कैसे? दरअसल बुनियादी पुलिसिंग के नियम ही फॉलो नहीं किए गए। क्राइम सीन को तुरंत सील ही नहीं किया गया। फ्लैट में मीडिया और बाहरी लोग बेरोक-टोक आते जाते रहे। सीढ़ियों पर जो खून के धब्बे थे, जो शायद कातिल की दिशा बता सकते थे, वो मिट गए। और सबसे बड़ी भूल, पहले दिन छत के दरवाजे का ताला तोड़ा ही नहीं गया, जहां हेमराज का शव पड़ा था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। जब ये उलझा हुआ केस सीबीआई को सौंपा गया, तो क्या हुआ? एक ही एजेंसी के अंदर 2 टीमें बनी और उनकी दिशाएं बिल्कुल अलग थीं। इसे ऐसे समझिए, सीबीआई की पहली टीम का शक 3 घरेलू सहायकों पर था। उन्होंने नार्को टेस्ट किए, ब्रेन मैपिंग का सहारा लिया और एक खोखरी को हत्या का हथियार माना। लेकिन जब टीम बदली, तो दूसरी टीम ने सीधे माता-पिता पर ऑनर किलिंग का आरोप लगा दिया और कहा कि हथियार एक गोल्फ क्लब और सर्जिकल ब्लेड था। एक ही केस, एक ही क्राइम सीन, लेकिन निष्कर्ष एक दूसरे से बिल्कुल उलट। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जो सबूत पहली थियोरी का समर्थन कर रहे थे, उनका क्या हुआ? उदाहरण के लिए, एक घरेलू सहायक के कमरे से एक बैंगनी तकिए का गिलाफ मिला था, जिस पर हेमराज का डीएनए था। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। लेकिन दूसरी सीबीआई टीम ने इसे महज एक टाइपोग्राफिकल एरर यानी टाइपिंग की गलती कहकर सिरे से खारिज कर दिया। कहानी साल 2010 में एक और अजीब मोड़ लेती है। सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सबूतों में भारी कमी है और कत्ल का कोई स्पष्ट मकसद यानी मोटिव भी नहीं दिख रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि केस बंद करने की अपील करने के बावजूद उन्होंने रिपोर्ट में राजेश तलवार को एकमात्र संदिग्ध बता दिया। और फिर कोर्ट में वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मजिस्ट्रेट ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीधे हत्या का मुकदमा शुरू करने का आदेश दे दिया। रातों रात, बिना किसी नए सीधे सबूत के, तलवार दंपति इस केस के मुख्य आरोपी बन गए। जो हमें ले आता है चौथे हिस्से पर, परिस्थितियों पर आधारित ट्रायल। अब अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन को कड़ियों को जोड़ना था। क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, मर्डर वेपन पक्के तौर पर नहीं मिला था और माता-पिता का कोई डीएनए भी क्राइम सीन से मैच नहीं हुआ था, अदालत को परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर निर्भर होना पड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि सबूतों की कड़ियां आपस में इस तरह जुड़नी चाहिए कि वो बिना किसी शक के एक अटूट चेन बनाएं और सीधे आरोपी की तरफ इशारा करें। ट्रायल कोर्ट ने किन कड़ियों को जोड़ा?
उन्होंने माना कि रात में इंटरनेट राउटर का चालू और बंद होना साबित करता है कि माता-पिता जाग रहे थे। उन्होंने माना कि छत की चाबी जानबूझकर छुपाई गई। ये भी माना कि बाहर से कोई जबरन अंदर नहीं आया, मतलब जुर्म घर के अंदर ही मौजूद किसी इंसान ने किया है। और आखिर में ये माना गया कि क्राइम सीन को साफ किया गया था। इन्हीं कड़ियों को जोड़कर ट्रायल कोर्ट ने तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उनके हिसाब से ये चेन पूरी हो चुकी थी। लेकिन 5वें हिस्से में तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। 2017 में मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और यहां शुरू हुआ कड़ियों का टूटना। हाईकोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ था। उनका निष्कर्ष था, अभियोजन पक्ष साक्ष्यों की ऐसी पूरी कड़ी स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है जो अपीलकर्ता की बेगुनाही से मेल खाने वाले निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े। सीधे शब्दों में कहें तो सबूतों की वो जो चेन ट्रायल कोर्ट ने बनाई थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के हर तर्क का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया। राउटर एक्टिविटी, वो पावर कट या किसी तकनीकी खराबी से भी हो सकती थी। जबरन प्रवेश नहीं, बाहर का ग्रिल दरवाजा तो खुला था और बीच के दरवाजे की कुंडी आराम से बाहर से भी लगाई जा सकती थी। साफ किया गया क्राइम सीन, माता पिता द्वारा खून साफ करने का कोई फोरेंसिक सबूत ही मौजूद नहीं था। हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात पर जोर दिया कि एक वैकल्पिक परिकल्पना यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पूरी तरह से मुमकिन थी। ऐसे कई सबूत थे जो बाहरी लोगों की मौजूदगी की ओर इशारा कर रहे थे। वो नार्को टेस्ट, सहायक के तकिए पर मिला खून और सीबीआई का वो अजीब टाइपोग्राफिकल एरर वाला तर्क, इन सभी ने एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा किया था जिसे ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और परेशान कर देने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। इतने सालों की जांच, इतनी अलग अलग थ्योरीज, नष्ट हो चुके सबूत और पलटे जा चुके अदालत के फैसले के बाद यदि साक्ष्यों की वो कड़ी टूट चुकी है तो फिर वो गायब कड़ियां आखिर किसके पास हैं? आधिकारिक तौर पर ये मामला आज भी अनसुलझा है। सोचने वाली बात है कि क्या कभी वो गायब कड़ियां मिल पाएंगी?